वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को आप संक्षिप्त में बताएं, और साथ ही साथ उन्हें इस तैयारी के लिए अपने व्यक्तिगत जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपने अपनाया इस सफलता तक पहुँचने के लिए, वो सारे जितना हो सके इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। स्वागत करते हैं मैडम का। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं सेंटर फॉर एम्बिशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे यहाँ इधर आने का मौका मिला, कि मुझे मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट मैं कर पा रही हूँ। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एस्पिरेंट्स से मैं बात करूँ, कि थोड़े टाइम पहले मैं भी वहाँ बैठी थी और अब इधर हूँ। तो अगर आपको मेरे से मतलब मैं कुछ भी बोलूँ, उससे एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लगे और आपके काम आए, मतलब जो आपकी जो सक्सेस जर्नी होने वाली है उसमें, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मेरी वजह से कुछ हुआ है। तो सबसे पहले मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी, और जो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो देखिए, स्टार्टिंग से कोई मतलब मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से रिलेट कर पाएँ। आपको ये लगे कि यहाँ पे जो भी खड़ा है स्टेज पे, वो आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। थोड़े दिनों पहले मैं वहाँ थी, अब मैं यहाँ हूँ, और हो सकता है कल आप यहाँ होंगे, और सर्टेनली होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब आपका गोल तो वही है ना, कि आपको यहाँ पे आना है बस। तो उसके लिए बस आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले जान लें कि यहाँ जो भी खड़ा है वो आपसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, कि हमारी भी सेम ही जर्नी होती है, सब नॉर्मल होते हैं। बस डिफरेंस इसमें आता है कि वो स्ट्रेटजी किस तरीके से बना रहे हैं। जो भी टॉपर हैं, जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, बस उनकी स्ट्रेटजी में डिफरेंस होता है। वो एग्ज़ाम को समझने में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एग्ज़ाम को लेके, वो ज़्यादा बेटर रहती है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बस आपको वो समझना है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसकी नीड क्या है। तो अगर मैं अपनी तरफ से जैसे स्टार्टिंग से बताऊं, तो मेरा क्या है कि स्टार्टिंग से मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से हुई है। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और मेरी ग्रेजुएशन हुई है हिस्ट्री ऑनर्स में। तो देखिए, मेरी 12th तक तो मेरे पास साइंस स्ट्रीम ही थी, क्योंकि अपने यहाँ इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे भी ये था कि मैथ्स लूँगी और यही इंजीनियरिंग करना है। फिर 12th के बाद मुझे एक मतलब किसी ने ऐसे सजेशन दिया कि मेरी फैमिली से और मेरे रिलेटिव्स ने, कि सिविल सर्विसेज भी एक अच्छा करियर हो सकता है, ऑप्ट करिए। तो फिर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स मतलब अपनी स्ट्रीम चेंज की, मैथ से हिस्ट्री में। कि फिर मुझे था कि अच्छा ठीक है, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो फिर मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया उधर डीयू में। और वहाँ जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, जिसमें मुझे 682 रैंक मिली है। तो देखिए, 3 अटैम्प्ट मतलब पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, और जो 3rd अटैम्प्ट था उसमें मेंस लिखा था, बट इंटरव्यू कॉल रह गई थी मेरी 2 मार्क्स से। तो मतलब ये समझना है आपको कि एक इससे क्या आपको देखना है कि एक परसिवियरेंस आप बहुत मैटर करता है, कि 3rd अटैम्प्ट के बाद ही मुझे लगने लगता है कि नहीं, मैं तो इस एग्ज़ाम के लिए हुई नहीं, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो क्विट कर देते हैं। तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो परसिवियरेंस आपको रखना है। आपको ये समझना है कि जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, कि वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं। बस आप सिलेबस देखिए। आप हर एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो बहुत डिफरेंट होती है। सिविल सर्विसेज में क्या है कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड क्या कर रहा है, कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, उस तरीके की जो सोच है, उस सोच को लेके आप पढ़िए। जब भी आप सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कंटेंट कुछ भी रेफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि मैं उस तरीके से सोच पा रही हूँ कि नहीं, और जो भी मैं पढ़ रही हूँ उस चीज़ को अप्लाई कर पा रही हूँ कि नहीं। जैसे जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्या है कि हमें मोस्टली स्टैटिक पोर्शन होता है, फैक्ट हैं, एक बार रट लीजिए, और मगअप करने के बाद आप उसको मतलब वहाँ पे टिक करके और हो सकता है उधर। इधर क्या है, सिविल सर्विसेज में आपको थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब मेच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा डिमांड करता है।
तो हर एग्ज़ाम में मतलब आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो मतलब इस चीज़ को मैं अगर बताऊँ तो अभी मेरे बैच में भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम, एसआई के एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं हुए हैं और सिविल सर्विसेज में उनको अच्छी रैंक मिली है। तो वो किस वजह से हो पाई कि उन्होंने एग्ज़ाम की डिमांड को समझा। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम की डिमांड समझिए कि सिविल सर्विसेज होता क्या है, आपसे क्या चाह रहा है, आप में एडमिनिस्ट्रेटर होने की क्वालिटी है या नहीं, नहीं है तो डेवलप करिए। क्योंकि आपको जाना एटलीस्ट मतलब एट द एंड आपको उसी फील्ड में जाना है, तो आपको क्या करना है कि उस तरीके की सोच सबसे पहले रखिए आप कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है तो मुझे किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करना है। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसका रेलिवेंस क्या है। कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि जो करंट में हो रहा है वो अगर मैं उस जगह होती, कभी कुछ डिज़ास्टर आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत होती है और आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि उस कोई डीएम है वहाँ, उसने जो ट्रेजेडी हुई उसको किस तरीके से हैंडल किया, या तो उसको क्या है कि आप ये एक बार सोचिए कि अगर मैं उस जगह होता हूँ या होती हूँ तो मैं उस तरीको उसको कैसे अप्रोच करूँगी। तो आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे पहले लेके आनी है। और बाकी एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि सिलेबस आपकी गाइड होनी चाहिए। सिलेबस समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो देखिए, क्योंकि उससे क्या है, सिलेबस क्या है कि सिलेबस में पूरा डिटेल सिलेबस नहीं होता है। वैसे सिविल सर्विसेज में तो बहुत काफ़ी डिटेल सिलेबस है मेंस का, बट तब भी एक टॉपिक में काफ़ी सारे मतलब डायमेंशन हो सकते हैं, तो उसको आपको समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे सब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की। हाँ, तो जैसे यूपीएससी में क्या है कि मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल दे रखा है, पढ़ाई होगा। वो जो सिलेबस है उसको गाइड बना के रखिए, मेंस का जो सिलेबस है उसको रट लीजिए आप। उससे क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है, आप कभी कुछ भी सोर्सेज उठाते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ रिलीवेंट है और क्या चीज़ हमें छोड़ देनी है। क्योंकि एक मिथ जो है कि सिविल सर्विसेज में सब कुछ एवरीथिंग अंडर द सन, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव है और ये सही भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर डिफाइंड सिलेबस दे रखा है तो एवरीथिंग अंडर द सन तो नहीं हो सकता। आप सिलेबस को देखिए और पीवाईक्यू, मेन ये है कि आप उस चीज़ को देखने के बाद अपना जो पढ़ रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस चीज़ को देखेंगे, तो हम मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जब डायरेक्शन को लेके अप्रोच करेंगे तो जल्दी गोल तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ के भी काफ़ी सारे बच्चे थे जो पढ़ रहे हैं और मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट उनका प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है या मीन्स क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं अटक जा रहे हैं। तो कभी कभी फिर मैं इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि क्यों वो लोग वहाँ तक मतलब नहीं क्लियर कर पा रहे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो उनका मेन रीज़न यही होता है कि वो पढ़ तो रहे हैं काफ़ी सारा, बट जो डायरेक्शन है वो थोड़ा गलत है कि वो सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स उठाया तो वो माइक्रो मैक्रो मतलब सब कुछ पढ़ रहे हैं और हर पॉइंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकदम डेप्थ में जा रहे हैं। जबकि सिविल सर्विसेज में क्या है कि आपको ब्रॉड व्यू होना चाहिए, आपको चीज़ें मतलब आपकी जो मल्टी डायमेंशन वाली चीज़ है, अप्रोच है, वो यहाँ अप्लाई होती है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि आप उसको डिटेल में जानें, क्योंकि आपको मतलब एट द एंड आप उसको, ये एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है, कोई इस एग्ज़ाम में पीएचडी नहीं करनी है आपको। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सेकेंडली वो रिलीवेंट है या नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि ये भी रिलीवेंट हो सकता है, बट वो कितना रिलीवेंट है ये बहुत मैटर करता है। तो इस चीज़ को, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि इससे कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी। कोई भी कभी कभी बहुत सारे टॉपर्स आपने देखे होंगे कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा और मिडिएवल हिस्ट्री एकदम स्किप कर दिया और तब भी वो टॉपर हैं। वो इस वजह से कि उन्हें लगा होगा कि मिडिएवल हिस्ट्री में उनका जो मतलब उनका जो एप्टीट्यूड वो थोड़ा कम है और आउटपुट है जो वो भी थोड़ा कम है, तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा कि मैं कोई और सब्जेक्ट रेफ़र कर लेता हूँ
या कर लेती हूँ। तो ये चीज़ आपको खुद से एनालाइज करनी है कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी उस अच्छी चीज़ से ला सकते हैं आप। तो जैसे बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि ऑप्शनल को जिस तरीके से चूज़ करते हैं, मेंस में जो ऑप्शनल है उसको चूज़ करने में वो कभी कभी लगता है कि ये छोटा है इसलिए चूज़ कर लेते हैं, तो बट उससे प्रोडक्टिविटी उनकी उतनी नहीं आ पाती। और जबकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े ऑप्शनल ले रहे हैं, जैसे हिस्ट्री बहुत वास्ट ऑप्शनल है और इसलिए काफ़ी सारे बच्चे लेते भी नहीं हैं इसको कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट आप एक बार देखिए कि हिस्ट्री से कितना इंटरलिंकेज है सिलेबस में। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो हिस्टोरिकल डेप्थ तो मांगते ही हैं। अगर पॉलिटी भी जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें भी हिस्ट्री है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की भी एक हिस्ट्री है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कैसे हुई उसमें भी हिस्ट्री, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। तो मतलब इंटरलिंकेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं बोल रही कि आप हिस्ट्री लीजिए, पर एक एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। जैसे पॉलिटी उठा रहे हैं तो पॉलिटी ले लीजिए आप, कि पॉलिटी मैंने ऑप्शनल लेना है। और पॉलिटी भी काफ़ी सारे एग्जाम में मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। सोसाइटी में देखेंगे उसमें भी पॉलिटी, उसमें भी लॉ आएंगे, कुछ जो लीगल प्रोविजंस हैं वो सब पॉलिटी से रिलेटेड है। हिस्ट्री में पॉलिटी, सब मतलब जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होता है वो ऑप्शनल जो है, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और दूसरा, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह कोई कर रहे हैं तो उसमें क्या सब्जेक्ट आपने रखा है उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्या है कि इतना पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा जितना अलग से आप कोई ऑप्शनल उठाएंगे और उसके लिए अलग से पढ़ेंगे उतना। उसमें आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है, तो उतना मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ऑप्शनल को लेके। और बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा सेशन इंटरेक्टिव रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे पता चले कि आप लोग के दिमाग में क्या क्वेश्चन है। आप पूछेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे पता लगेगा कि हाँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैडम आप बैठ जाइए, बैठ के आप आंसर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। आप लोग पूछिए जो कुछ भी पूछना है, ये आप ही के लिए सेशन है। कोई क्वेश्चन अपनी तैयारी से रिलेटेड? हाँ हम्म आपका थर्ड अटेम्प्ट में और 2 मार्क्स से हम्म आपकी थर्ड अटेम्प्ट का फोर्थ अटेम्प्ट की अप्रोच क्या डिफरेंस आपने लाया? हम्म। हाँ तो मतलब इंटरव्यू कॉल मेरा 2 मार्क्स से रुका है, इसका मतलब है कि मेरा मेंस में कमी है। और फिर मैंने जो मेंस का स्कोर आता है उसमें मैंने देखा कि मेरा ऑप्शनल में काफ़ी कम स्कोर रहा। तो फिर मैंने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग है। तो मैंने एक मतलब मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए थे कि एक तो ऑप्शनल है, एक ऐसे है और एक एथिक्स है। ये स्कोरिंग है और मेरा इंटरेस्ट लाई करता है इसमें, मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ने में। मुझे लगता है कि एथिक्स मैं पढ़ूँ, मुझे फ़िलोसफी पता लगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं स्कॉलर्स को काफ़ी पढ़ती हूँ, मैं कोट्स बहुत सारी पढ़ती हूँ। तो मुझे लगा कि ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं ऐसे एकदम से अच्छे से रटूँ जो मतलब मेरे काम आ जाएं और उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी रहे। तो जैसे जब भी आप एथिक्स के बारे में मतलब एथिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, कोई स्कॉलर्स को पढ़ रहे हैं, फ़िलोसफी पढ़ रहे हैं, फिर आप अभी तो जो ऐसे का टॉपिक्स है वो काफ़ी फ़िलोसफिकल आने लग गया है। तो आप ये देखिए कि कहाँ इंटरलिंकेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आप सेम ही कंटेंट उधर भी लिख सकते हैं। और ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी हम काफ़ी सारे स्कॉलर्स को, हिस्ट्री में काफ़ी सारे स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस को पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंटरलिंकेज भी है, इनमें मेरा इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इस बार इन तीनों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बाकी सारे जीएस में क्या है कि आपका स्कोर एवरेज रहता है, और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैंने देखा है कि बच्चों का स्कोर एवरेज ही रहता है उसमें। तो मुझे लगा कि ये 3 हैं जो आउटस्टैंडिंग बनाते हैं आपको। तो इस बार मैंने मेंस में मतलब इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो उस वजह से मेरा मेंस का स्कोर सही था। एथिक्स के लिए सबसे पहले तो मैंने कोचिंग ली थी, तो मैंने उसके नोट्स रेफ़र किए थे। और बाकी मैंने 3-4 कोचिंग से कुछ सोर्सेज कंपाइल किए थे।
और जैसे लुकमान आईएएस के होते हैं तो वो मैंने लिए थे, और बाकी मेरी कोचिंग थी विज़न आईएएस से, तो मैंने उधर उनके नोट्स भी रेफ़र किए थे। और काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स थे उनके जो नोट्स थे, उन्होंने जो कोट्स वगैरह लिख रखी हैं, उस चीज़ को मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया कि मैं कहाँ कहाँ इस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ और डायग्राम्स वगैरह कहाँ यूज़ करने हैं। और फिर उसके बाद जब आपको एक बार वो कंटेंट पढ़ लेते हैं तो मेन क्या होता है कि आप यूज़ कैसे करते हैं, कि सोर्सेज क्या है कि आप सब लोगों को एक सेम ही सोर्सेज मिलेंगे, बट किसी के स्कोर अच्छा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, तो वो सोर्सेज की वजह से नहीं है, वो आपकी सोच, आप किस तरीके से उसको आंसर में पुट कर पा रहे हैं या नहीं। कोई कोई बच्चे हैं कि बहुत अच्छा सेम ही कंटेंट को एकदम डायग्राम बना के और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है। तो मेन क्या है कि सोर्सेज से ज़्यादा आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि अच्छे से आता है आपको, दूसरा वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी उधर आ रही है। आंसर जब भी लिख रहे हैं तो आप ये देखिए कि इस जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है उससे मैं जो भी लिख रही हूँ वो अच्छे से लिख पा रही हूँ कि नहीं, और क्वेश्चन की डिमांड मीट हो रही है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सोर्सेज तो कोई भी पढ़ लीजिए, और मैं ऐसे बोलूँगी तो लगेगा कि कोई प्रमोट कर रही हूँ किसी को, बट मतलब आप सोर्सेज मुझे लगता है सेम ही रहते हैं, क्योंकि जो फ़िलोसफी है वो, जैसे सोक्रेट की फ़िलोसफी आप पढ़ेंगे तो कोई से भी कोचिंग से या कोई भी मटेरियल से पढ़ेंगे सेम ही रहेगी। तो मेन क्या है कि आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, आपको वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जितने कंटेंट से कि नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि बहुत कम सोर्सेज में ही अच्छा आंसर लिख देते हैं, और कुछ बच्चे क्या हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट वहाँ जो आंसर है कि वो 2 पेजेज़ ही मिलेंगे आपको, चाहे आप 20 पेज पढ़िए, 100 पेज पढ़िए या 2 पेज पढ़िए, तो आप वहाँ आंसर में पुट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप स्कोर कर पा रहे हैं आंसर में। ये वेलकम। एनी अदर, कोई और क्वेश्चन पूछिए, पूछो भाई। प्री, देखिए सबसे पहले तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्री एकदम ही फैक्चुअल है, तो ये गलती हो जाती है पहले कि हमें समझ नहीं आता प्री का नेचर जो है। तो मुझे लगा था कि रट लेंगे और हो जाएगा, तो प्री में मैंने स्टार्टिंग में, और फिर मैंने दूसरा गलती ये भी हुआ कि करंट अफेयर्स पे मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे फोकस किया कि मैं करंट अफेयर्स ही ज़्यादा पढ़ रही हूँ। मैंने जो स्टैटिक पोर्शन था उस पर इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब कोचिंग वाले ऐसे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं, और यूपीएससी हमेशा प्री में करंट अफेयर पूछ रही है, तो आप करंट अफेयर्स के चक्कर में आप स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्री की कट ऑफ कितनी जा रही है। तो देखिए 50% से भी कम है अभी, मतलब 90 मार्क्स, 88 मार्क्स, इतनी अगर कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि पेपर का नेचर काफ़ी टफ है। तो आपको 50% स्कोर अगर कर लेंगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ये अप्रोच आपको रखनी है। फिर दूसरा, आप पेपर देखिए कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। 50% क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, ये आप मतलब एकदम तो डिवाइड नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो करंट अफेयर्स में भी, कुछ जनरल चीज़ें होंगी जो सबको पता होंगी, और कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि आपने कितने भी पढ़े हों और वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन बना रहे हैं तो पता नहीं किस बेंट ऑफ माइंड से बना रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से दिया है, हमने तो सारे करंट अफेयर कवर किए थे उसके बाद भी नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ पे, मतलब जो ना आने वाला पोर्शन है उस पे ना फोकस करके आपको ये देखना है कि ये वाली चीज़ मुझे आ जाएगी। वो क्या चीज़ है? स्टैटिक वाला पोर्शन है। आपको पता है कि पॉलिटी में से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटी में क्या है कि कब एकदम फिक्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको एकदम रट लेना है, मतलब उसके आर्टिकल्स हैं और जो भी प्रोविजंस मेन रहते हैं पॉलिटी के, और वो प्री में, मेंस में, हर जगह आपको काम आने वाले हैं, इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप ये एनालाइज करिए कि स्टैटिक जो पोर्शन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। जो जितना भी स्टैटिक है, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं उनकी स्ट्रेटजी यही है कि आप स्टैटिक पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते,
और उसको इतना पढ़िए कि आप मतलब सपने में भी एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप, इतना अच्छी तरीके से उसको आपको रट लेना है स्टैटिक वाला पोर्शन। क्योंकि करंट अफेयर का क्या है कि आप श्योर नहीं हो सकते ना कि क्या पूछ सकते हैं वो, पर जिस चीज़ के लिए आप श्योर हैं उस पर बहुत फोकस करना है। तो स्टैटिक एकदम आपका सही रखना है। और बाकी करंट अफेयर्स तो आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ ही रहे हैं, और जो जनरल वाला होता है वो सबको आता है। जो सबको आती हैं चीज़ें वो गलत नहीं करनी है बस, क्योंकि कट ऑफ उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है। और बाकी तो प्री में टॉप नहीं करना है, ये वाली अप्रोच लेके तो नहीं जानी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कुछ कि बहुत ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं और उनके किसी किसी के 150 स्कोर आ रहा है, तो वो अलग ही है। मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि मेरा यही अप्रोच रहता था कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो कट ऑफ इस चीज़ से मुझे लगता था कि मेरी स्टैटिक और बाकी जो करंट अफेयर्स जनरल वाला है जिसको मैं पढ़ सकती हूँ, जिसको सब लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को मैं मतलब जो सब सही करेंगे वो मैं गलत ना कर दूँ बस। तो ये वाली अप्रोच आपको प्री में रखनी है। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? हम्म। हाँ, तो उसी के लिए मैं बोल रही थी कि सिलेबस और PYQ वो कभी आपको डायरेक्शन लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिक्स रहेंगे। जो ज्ञान देने वाले हैं वो अपने तरीके से बताएंगे, कोई कोचिंग वाले हैं या टॉपर्स हैं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है। मेरी अलग रही, आप पढ़ेंगे आपकी अलग होगी। तो मैं नहीं कह रही कि मेरी कोई स्ट्रेटजी है उसको आप कॉपी करिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और सब अगर 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, सब अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई कोई पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कोई हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, कोई अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, किसी को ऐसे में अच्छा लगता है तो ऐसे में ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो मेन क्या है कि स्ट्रेटजी आप बनाइए अपने अकॉर्डिंग, आपकी जिसमें भी स्ट्रेंथ लाई करती है आप ये देखिए कि इसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ और इसको मैं काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ सकता हूँ। क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन से अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा। अभी हम जब भी ड्रीम लेके जाते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, बट वहाँ कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल पता नहीं कब तक पढ़ना पड़े। तो ऐसा सब्जेक्ट जो आप 3-4 साल तक पढ़ सकते हैं अच्छे से बिना बोर हुए, आप उस चीज़ पे थोड़ा सा आप काम करिए, आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है और प्रोडक्टिविटी आपकी आ रही है कि नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है कि बढ़िया मुझे पॉलिटी अच्छी लगती है, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, बट जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो गलत हो जा रहे हैं प्री में, या मेंस में कर रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि पढ़ रहे हैं वो पेपर पे आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को समझना है आपको। और बाकी मतलब अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और वो कब आएगी? जब आप खुद पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, खुद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अचानक से कोई पूरी स्ट्रेटजी आपको कॉपी कर मतलब ऐसे नहीं दे देगा कि ये स्ट्रेटजी है इसको फॉलो कर लीजिए आप बन जाएंगे IAS, ऐसा नहीं होता है। आप खुद पढ़ेंगे, आपको खुद को पता लगनी चाहिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन गलती से सीखना है बस। और बाकी कोई परफेक्ट तो नहीं होता, एवरेज ही होते हैं जो वहाँ टॉपर्स बन जाते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट ही रहना है आपको बस। मेन क्या है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। हाँ, ऑप्शनल के लिए देखिए गलत ऑप्शनल तो कोई नहीं होता, क्योंकि आपके लिए गलत है वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है। तो मेन ये है कि ऑप्शनल आप जिस तरीके से चूज कर रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट था वो, या एकदम से न्यू किसी ने बोल दिया आपको, जैसे वो अभी पूछ रहे थे सर कि किसी ने बोल दिया मतलब ज्ञान दे गया कोई कि अरे ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है आप भी ले लीजिए ये हो जाएगा, बट आपसे पढ़ा ही नहीं गया। तो मेन क्या है कि आप खुद से उस चीज़ को एनालाइज करिए कि आप कोई सब्जेक्ट लंबे टाइम तक पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। कोई मतलब ऑप्शनल का सिलेबस ना काफ़ी वास्ट होता है, तो आप उस चीज़ को देखिए कि हर डायमेंशन में आप ऑप्शनल पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको कवर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और ऑप्शनल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के स्कोर में। तो ये भी आपको समझना है। तो इसमें एक तो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे 12th तक हो या ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट हो जो आपको एकदम न्यू ना हो,
आपको पता हो कि इस चीज़ में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, अचानक ही एकदम से मैं इस फील्ड में नया नहीं हूँ। कि कोई कोई ऐसा है कि फिज़िक्स वाला स्टूडेंट है, एकदम से फिर उसने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, तो उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहला तो ग्रेजुएट आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, और दूसरा आपका इंटरेस्ट। तो इन दोनों के बेस पे आप डिसाइड करिए ऑप्शनल आप क्या ले सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शनल चेंज करने के बाद टॉपर्स भी बनते हैं, तो ये उनकी अलग स्ट्रेटजी रही है कि उनको फिर बाद में एनालाइज हुआ कि अरे मैं ये वाला अच्छे से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो वो चेंज करने के बाद भी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेन क्या है कि आप मतलब वो टफ नहीं लगना चाहिए आपको कि ऑप्शनल मैं ये ले रहा हूँ तो ये बर्डन है। आपको खुद से होना चाहिए कि ये ऑप्शनल अच्छा है, ये ले लेता हूँ। क्या? हम्म। हाँ तो हाँ, ट्वेल्थ के मतलब ट्वेल्थ तक मेरे पास यही फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट थे। और मैं मतलब पूरा मन था कि इंजीनियरिंग करनी है, ऐसे आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे। पर तो मैंने जब ट्वेल्थ तक थी तो मुझे कुछ ज़्यादा सोशल साइंस के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, और हिस्ट्री वगैरह पे मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगता था हिस्ट्री पढ़ के क्या ही होगा तो उस टाइम मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की सोशल साइंस के लिए, मैथ्स ही पढ़ रही थी। फिर बाद में जब पता लगा सिविल सर्विसेज अच्छा करियर है, तो उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था। और वहाँ जो टीचर्स ने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, डीयू में जब एडमिशन लिया, तब मुझे लगा, पहले ऐसा लगता था कि हिस्ट्री में क्या है कि एकदम डेट्स हैं, फैक्ट हैं, इस वजह से थोड़ा डर लगता है हिस्ट्री से। और हमारे स्कूल में जो सिलेबस है मेनली, उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हिस्ट्री में, पुरानी चीज़ों को पढ़ के क्या करेंगे। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस रहता है एक। फिर बाद में जब ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री लिया, तो वहाँ क्या है कि हिस्ट्री ऑनर्स में तो आपको हिस्ट्री ही पढ़नी है, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है आपके पास। तो उसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में हिस्ट्री को समझते हैं। आपको ये पता लगता है कि हिस्ट्री आज के कंटेक्स्ट से कैसे रिलेटेड है। मतलब जो भी हम आज हैं वो एक हिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सोसाइटी है, जो पॉलिटी है, वो सब कुछ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है उसका। तो इस चीज़ को जब आप समझने लगते हैं ना, तो हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो फिर मुझे लगा कि हिस्ट्री काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, और टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की ये हमें ये रियलाइज़ कराने में कि हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि पहली बार ही मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। तो स्टार्टिंग में जब तक मतलब ऐसे मुझे लगता था कि आज टीचर्स ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो मैं पहले से ही उस टॉपिक को कवर करके जाती थी क्लास में जब भी जा रही हूँ। तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कि काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि जो हिस्ट्री से ही थे, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री का था ट्वेल्थ तक, और वो भी पढ़ रहे थे मेरे साथ। तो पर मैंने इंश्योर किया कि मुझे उनसे ज़्यादा आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे ज़्यादा पढ़ रही थी मैं। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, फिर बाद में चीज़ें मतलब सही हो गई। फिर मुझे लगने लग गया कि सही है। अब मतलब जब उनके लेवल पे आ गए कि अब ठीक है, तो थोड़ा आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको अच्छी लगने लगेंगी चीज़ें। और मेन तो जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, तो हमेशा मेहनत के लिए, हार्डवर्क के लिए आपको तैयार होना चाहिए। बस आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। आप पूछिए, ये बच्ची काफ़ी देर से हम्म। हाँ, तो जो एनसीईआरटी है ना, वो एकदम सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। पर उसको क्यों रिकमेंड करते हैं टीचर्स या कोई भी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इसलिए क्योंकि जो आपकी बेस आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसके बेसिस पे बनती है। कि जो एनसीईआरटी है उसमें आपको चीज़ें पता लगती हैं। अगर आप एकदम ही जीरो से जा रहे हैं, जैसे आपका बैकग्राउंड एकदम ऐसा है कि मैथ्स वाला है, साइंस वाला बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आपको चीज़ें नहीं पता है एकदम, और फिर आपको एकदम पूरा सिलेबस दे दिया जाए यूपीएससी का, तो आप खुद ही घबरा जाएंगे कि इतना सारा मैं कैसे पढूं। तो उसके लिए जब एनसीईआरटी कोई रिकमेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके की डेवलप हो जाए एक बार, कि आप बाद में जो भी थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं उसको ग्रास्प कर पाएँ।
तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि आपका बेस जो है वो प्रिपेयर हो जाए। और पर कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है वो अच्छा रोल मतलब प्री में और मेंस में उनसे क्वेश्चन भी कभी कभी बनते हैं। तो आप स्किप मत करिए, आप पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही। फिर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जो सिलेक्टिव है जैसे ज्योग्राफी का है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, बाकी रिवाइज़ मत करिए। बाकी जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं आपको पता ही है, यहाँ टीचर्स बताते ही हैं कि पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं आप, तो उस चीज़ को रेफ़र करिए। बट एक बेस बनाने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और 6 to 12 तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, 9th से 12th तक आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th पढ़ लीजिए आप, तो वो सही रहेगा। बाकी मेन ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज के प्रति एक डेवलप हो जाती है एनसीईआरटी से। हाँ, तो मेन क्या है कि जब भी आंसर फॉर्मेट हम बताते हैं, कोई भी बताएगा तो आपको यही बताएगा कि एक इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। बट मोस्टली सब लोग यही फॉलो करते हैं। और बट वेरी क्या करता है कि कंटेंट उसमें क्या है और किस तरीके से आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिख रहे हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन आया, आपको लगा कि मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, मुझे जो आता था, तो आपने सब आर्टिकल्स वगैरह जो भी आपको अच्छे से पता था सब लिख दिया, और फिर बाद में आपको समझ आया कि क्वेश्चन की डिमांड मीट नहीं हुई है, तो आपको बिल्कुल स्कोर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन की डिमांड मीट नहीं होगी तो मतलब आपका स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें कंटेंट रहता है। आपको स्ट्रक्चर तो पता है कि इंट्रो एक होता है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन है, और उसके बॉडी में सब पार्ट्स होते हैं। तो क्वेश्चन पहले देखिए, आप समझिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले ये मतलब आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मतलब एक बार पढ़ने के बाद ही आप समझ जाएं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन आने लग गए हैं अब मेंस में, और टाइम नहीं होता है, आपको एकदम लिमिटेड टाइम होता है, 2 पेज हैं, 3 पेज हैं, जो भी हैं। तो 15 मार्कर में जैसे 3 पेज हैं, तो उसमें अभी जो GS 3 का पेपर हुआ था, एक 10 मार्कर में मुझे याद है शायद 5 क्वेश्चन पूछे थे एक ही क्वेश्चन में। तो अगर मतलब आप दोबारा तो उसको पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि दोबारा पढ़ेंगे तो आपका टाइम गया, और फिर लिखेंगे कब, क्योंकि 2 ही पेज हैं। तो मतलब और टाइम आपको वही मिलता है, 5-7 मिनट का टाइम होता है आपके पास। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको समझ आया कि नहीं। और फिर जैसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें, तो उसका जो मेन उसका इसेंस है, उस क्वेश्चन का इसेंस क्या है, उसको आप इंट्रो में डाल दीजिए, कि जब भी एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको समझ आ गया कि अच्छा आपको क्वेश्चन समझ आया है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, मैंने डेटा प्रिपेयर किया है तो मैं तो डेटा ही लिखूंगा इंट्रोडक्शन में, मैंने कोई फैक्ट तैयार किया है, मैंने कोई कोट तैयार की है, तो मैं इंट्रो में वही लिखूंगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि नहीं। तो इंट्रो में डायरेक्टली आपको हिट करना है, जब भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक करे उसे समझ में आ जाए कि हाँ, बच्चे को एकदम क्वेश्चन समझ आ गया है और सही जा रहा है। जब भी आप वो डिमांड, जब आप ये मत सोचिए कि अब मुझे डेटा तो बॉडी में लिखना है, डेटा ऊपर लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन से मैच करेगा तो डेटा लिख दीजिए आप, उसके बाद जो भी पूछा है उसमें उसके अकॉर्डिंग। फिर बॉडी में सब पार्ट्स, 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, सारे एड्रेस करने हैं आपको। और किस तरीके से, अगर 10 मार्कर है तो आप देखिए उसमें कौन कितना इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि 10 मार्कर में हर किसी में 2-2 पॉइंट ही आपको लिखने हो 5 क्वेश्चन में। आप हो सकता है कि कोई ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो और कुछ छोटा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट एडजस्ट कर लीजिए। और बाकी इंट्रो कंक्लूज़न एकदम अच्छे होने चाहिए आपके। बॉडी में तो आप जो पूछा है वो डिमांड एड्रेस करेंगे, और कंक्लूज़न फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए मेन। उससे उसके लिए टीचर सजेस्ट करते हैं आप SDG वगैरह याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें मेंस के लिए आपको डेटा काफ़ी सारा रटना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि मतलब जब ऐसे बोलते हैं ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, तो उसमें ये रटना भी इंक्लूड है। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ें मगअप नहीं की हैं तो वहाँ आप लिख ही नहीं पाएंगे। 7 मिनट आप सोच के देखिए, 7 मिनट कितना टाइम होता है। तो 7 मिनट मैक्सिमम आपको मिलते हैं 10 मार्कर में।
उस टाइम में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है और क्वालिटी आंसर लिखना है। तो क्वालिटी तभी आ पाएगी जब आपको चीज़ें एकदम टू द पॉइंट याद होंगी। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो आपकी मेमोरी है उस पर भी वर्क करना है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे ना तो इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा कि बहुत सारा डेटा है मैं कैसे याद करूँ। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा थोड़ा वर्क करिए कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हैं जो हाँ मुझे लगा ये क्वेश्चन में रेलिवेंट हो सकती हैं, आप तुरंत डाल दीजिए। और अभी जो है जो जीएस के पेपर आ रहे हैं वो एकदम ऐसे नहीं आ रहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे जीएस 2 में हमें मतलब पॉलिटी का जो होता है जीएस 2 का पेपर, उसमें हमें सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ लिए, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब एकदम मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। तो जब भी आप कोई भी डेटा वगैरह फैक्ट वगैरह न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इस चीज़ को मैं एक सब्जेक्ट में यूज़ नहीं करूँगा, सारे पेपर में यूज़ करूँगा जहाँ भी रेलिवेंट होगी। कि सोसाइटी का अगर डेटा आपने प्रिपेयर किया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जीएस 1 में ही यूज़ करेंगे उसको। हो सकता है ऐसा ही सेम क्वेश्चन कोई जीएस 2 में पूछ ले, या एथिक्स में कोई सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उधर यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे चीज़ें देखिए आप जो सब में यूज़ कर सकते हैं आप, और उस चीज़ को एकदम मगअप कर लीजिए। सिलेबस वाइज पॉइंट बना लीजिए आप। जीएस 1 का जो डेटा है वो याद कर लीजिए। जीएस 1 में सोसाइटी है तो आप सोसाइटी से रिलेटेड डेटा आप याद कर लीजिए। एक मतलब शॉर्ट नोट्स आप बना के उसको अच्छे से याद कर लीजिए, और फिर आप देखिए कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो उसको डेटा को या कंटेंट जो भी आपने प्रिपेयर किया है रिपोर्ट वगैरह वो वहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी फ्रेमवर्क तो सेम ही रहता है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, और स्टार्टिंग में नहीं आएगा क्वालिटी कंटेंट। जब भी आप लिखेंगे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो बहुत ख़राब लिखा है, हम सब खराब ही लिखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और स्टार्टिंग में क्या जब हम मेंस लिखते हैं ना तब भी हमें ऐसा लगता है कि इसमें इससे अच्छा लिख सकते थे हम, क्योंकि कभी भी परफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पे भी जब भी मिलता है हमें क्वेश्चन तो एकदम नया ही होता है, पहली बार देख रहे होते हैं, तो उसमें परफेक्ट नहीं होगा। जो भी एवरेज आपको आता है वो लिखिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी और वहाँ तक आते आते आप हो जाएंगे परफेक्ट। थैंक यू मैडम, आपने बहुत सहज सरल से हमारे सभी एस्पिरेंट्स को जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं गुजार